गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कंजर्वेशन लॉज पढ़ेंगे। तो हमारे आसपास जितने भी नेचुरल फिनोमेना वगैरह होते हैं उनको समझने के लिए हमको कुछ कंजर्वेशन लॉज की जरूरत पड़ती है। और ये कंजर्वेशन लॉज जो है तो ये डिपेंड करते हैं कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ पर। कुछ फिजिकल क्वांटिटी जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज, मास एनर्जी, linear momentum or angular momentum etc. These all remains conserved in an isolated system. तो आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है? आइसोलेटेड सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जिसपे कि कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रही होती है। या हम यूं कहें कि ऐसा सिस्टम कि जिसपे किसी एक्सटर्नल फोर्स का इन्फ्लुएंस नहीं है, ऐसे सिस्टम को हम आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। तो अगर एक आइसोलेटेड सिस्टम है तो उस पर कुछ कंजर्वेशन लॉज उस पर लागू होते हैं। उनमें सबसे पहले जो लॉ है, इट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज स्टेट्स दैट इन एन आइसोलेटेड सिस्टम द टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज रिमेन्स कंजर्व्ड। कि एक आइसोलेटेड सिस्टम है, जो टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज है वो कंजर्व रहेगा। इसके एक एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं। ऑलमोस्ट कि अगर आपके पास एक ग्लास रॉड है और एक सिल्क का क्लॉथ है, आपने ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ के साथ थोड़ा सा रब किया तो इलेक्ट्रिक चार्ज ग्लास रॉड से सिल्क की ओर जाता है। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो यहां से जो ग्लास रॉड से सिल्क की तरफ जाएंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज ट्रांसफर होगा। सपोज कर लो ये एक ग्लास रॉड थी और ये एक सिल्क क्लॉथ था। जब ग्लास रॉड को हमने सिल्क क्लॉथ के साथ हमने जो रब किया, रगड़ा, तो यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे और इधर जाएंगे। सपोज किया यहां से दो इलेक्ट्रॉन्स निकले और दो इलेक्ट्रॉन इधर चले गए। यहां से दो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं तो इस पे 2 पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है, और दो नेगेटिव चार्ज यहां से निकल करके इधर गए हैं तो यहां पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इस पे 2 नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब अगर हम देखें कि ये सिस्टम जो हमारा है, इस पर रबिंग से पहले कितना नेट चार्ज था? 0। और रब करने के बाद इस पे 2 पॉजिटिव चार्ज आ गया, इस पे 2 नेगेटिव चार्ज आ गया, तो इनको जमा करेंगे तो ये आपस में कैंसिल होंगे तो दोबारा 0। इट मींस इस पे जो रबिंग से पहले भी चार्ज 0 था, बाद में भी 0 था, मतलब सेम रहा। एंड दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इसके बाद दूसरा आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी। मास एनर्जी। एक अल्बर्ट आइंस्टीन साइंटिस्ट हुए हमारे, उन्होंने कहा था कि मास और एनर्जी इंटर कन्वर्टिबल है। हम मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। इन्होंने एक रिलेशन दिया था, E = mc², कि एनर्जी को मास में और मास को एनर्जी में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। और C क्या है? इट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन द एयर और वैक्यूम। इसके अनुसार उन्होंने ये कहा था कि हम मास को और एनर्जी को एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसके बेस पे हमने न्यूक्लियर बम और एटम बम बनाए थे। और आजकल तो जो न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं उनको करके हम इलेक्ट्रिसिटी तक प्रोड्यूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि अगर वो न्यूक्लियस जो हमारा हैवी न्यूक्लियस है, वो अगर हम इस स्पीड के साथ चलाएंगे तो एनर्जी उसमें से बहुत सारी निकलने वाली है। उस एनर्जी को हम यूज कर सकते हैं। आजकल उसको हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। सो दिस वाज द मास एनर्जी कंजर्वेशन। It states that the mass and energy remains conserved in an isolated system. Number 3 is the law of conservation of energy. Law of conservation of energy ये कहता है कि in an isolated system the total energy remains conserved.
काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इट रिमेन्स कंजर्व्ड इन एन आइसोलेटेड सिस्टम। इसको एक एग्जांपल हम ऐसे देते हैं कि सपोज कर लो आई एम हैविंग दिस मार्कर इन माय हैंड, ये मेरे हाथ में एक मार्कर है, इसको मैं इस पोजीशन पर मैंने जमीन से इतने ऊंचाई पर इसको मैंने पकड़ करके रखा है। तो हम जानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी इसमें काफी सारी होगी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी होती है द एनर्जी पोसेस्ड बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन। तो यहाँ पर इसके पास पोटेंशियल एनर्जी काफी सारी होगी, लेकिन चूंकि ये रेस्ट में है इसलिए काइनेटिक एनर्जी इसकी 0 है। इसको मैं जहां से छोड़ देता हूं तो ये नीचे की ओर गिरेगी, और जैसे ही नीचे की ओर गिरेगी तो इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी। और ये जब जमीन को जस्ट टच करने वाली होगी उस समय इसकी पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम होगी और काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। अगर दोनों को जमा करें काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को, तो वो हर एक मोमेंट पे सेम ही रहनी है, क्योंकि ये पोटेंशियल एनर्जी आस्ता आस्ता कम होती जानी है और काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। इससे किसी भी इसके मोमेंट पर इसकी टोटल एनर्जी सेम रहनी है। एंड दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एक और एग्जांपल भी होता है सिंपल पेंडुलम का, उसमें भी यही बात लागू होती है कि वो जब अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पर होता है तो पोटेंशियल एनर्जी उसकी मैक्सिमम होनी है, काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल उधर जाकर के मैक्सिमम जो मिनिमम हो जाती है, और जस्ट ये वहां से जब वापस मुड़ने वाला होता है तो उस समय काइनेटिक एनर्जी 0 होती है। तो जब ये बिल्कुल सेंटर में होगा, एट द मीन पोजीशन होगा, उस समय इसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है। और अगर हम दोनों को जमा करें किसी भी मोमेंट पर तो वो सेम रहती है। आफ्टर दैट फोर्थ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ये बात कहता है, इट स्टेट्स दैट द टोटल लीनियर मोमेंटम इन एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड। हम जानते हैं लीनियर मोमेंटम P जो होती है वो होती है m इंटू v, मास इंटू वेलोसिटी। अब इसको एग्जांपल एक एग्जांपल हम कोट करते हैं, रिकॉइल ऑफ गन। अगर हम एक गन फायर करनी है तो जैसे ही गन फायर की जाती है तो बुलेट जो है वो बहुत ज्यादा वेलोसिटी के साथ आगे की तरफ जाती है, और आगे की तरफ जाने के कारण उसका मोमेंटम उधर है, तो उसको कंजर्व करने के लिए गन जो होती है वो रिकॉइल बैक होती है, पीछे की तरफ वो झटका लगाती है। अब पीछे की तरफ झटका हमारा कम लगे इसलिए हम क्या करते हैं, चूंकि हमारे आगे जो बुलेट जा रही थी उसका मास कम था और वेलोसिटी उसकी ज्यादा हो गई, तो हम क्या करेंगे, अब चूंकि उतनी ही मोमेंटम के साथ हमारी जो गन है उसको रिकॉइल बैक होना है, तो हम क्या कर लेते हैं, जो गन हमारे पास होती है उसका मास बढ़ा लेते हैं, उसके कारण वेलोसिटी उसकी कम हो जाती है। दैट इज वाई कि हमारी गन जो होती है वो हैवी होती है। अगर गन जितनी ज्यादा हैवी होगी उतनी वेलोसिटी कम होगी पीछे की तरफ। तो इसलिए दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, दैट द लीनियर मोमेंटम इन एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड, वो सेम रहेगी जो है बिफोर फायरिंग एंड आफ्टर फायरिंग हमारी गन में जो लीनियर मोमेंटम होगी वो सेम रहनी है। आफ्टर दैट द लास्ट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम होती है, ये होता है लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या कहता है कि इन एन आइसोलेटेड सिस्टम द टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑलवेज रिमेन्स कंजर्व्ड। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कहां देखने में आता है कि ये जो हमारी अर्थ जो सन के आसपास घूमती है इसमें भी ये लॉ होल्ड करता है कि जहां पर अर्थ
सन के पास आती है वहां पर जहां उसका डिस्टेंस कम हो जाता है वहां पर उसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है, और जहां पर वो दूर है, डिस्टेंस ज्यादा है, वहां उसकी वेलोसिटी कम हो जाती है। इसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम होल्ड्स गुड इफ देयर इज एन आइसोलेटेड सिस्टम। ये हमारे कुछ लॉज हैं। अब इसके साथ कुछ एक चीज और इसके साथ रिलेटेड आती है, कंजर्वेशन लॉज एंड सिमेट्री इन नेचर। वो तीन तरह की सिमेट्री हमारे पास है। एक हमारे पास आइसोट्रोपी ऑफ स्पेस, एक आइसोट्रोपी ऑफ स्पेस एंड टाइम, एक है होमोजेनिटी ऑफ स्पेस एंड टाइम। तो ये आइसोट्रोपी और होमोजेनिटी क्या कहती है? आइसोट्रोपी ऑफ स्पेस, इसका मतलब ये हो गया कि अगर स्पेस में कहीं भी आप कोई एक्सपेरिमेंट करें, उसके लिए जगह की बात नहीं होगी। बेशक यहां करूं या यहां से 200 किलोमीटर दूर जाकर के कहीं मैं एक्सपेरिमेंट कोई करता हूं, तो दोनों की वैल्यू सेम आनी चाहिए। उसके बाद दूसरी बात यह कहती है कि इसमें डायरेक्शन की बात नहीं है। अगर कोई मैं एक्सपेरिमेंट एक परफॉर्म करता हूं, उसमें मेरा मुंह जो है वो ईस्ट की तरफ है, पूर्व की तरफ है, और वही एक्सपेरिमेंट मैं कोई उसी जगह मैं करता हूं, लेकिन मेरी डायरेक्शन जो होती है टुवर्ड वेस्ट होती है, तो उनकी वैल्यूज सेम आएंगी। उसी तरीके से जो होमोजेनिटी ऑफ टाइम भी है कि अगर मैं आज प्रैक्टिकल करता हूं, एक साल के बाद करता हूं, तो उसकी वैल्यू सेम आनी है। इसलिए ये कुछ नेचर में जो सिमेट्री है कि बेशक किसी भी डायरेक्शन की ओर मुंह करके हम एक्सपेरिमेंट करें, वैल्यू सेम आएगी। आज करें, उसके बाद एक साल के बाद करें, उसकी वैल्यू सेम आएगी। उसका दूसरी है कि स्पेस में हम कहीं भी प्रैक्टिकल करें, उसकी वैल्यू सेम आनी है। सो माय डियर स्टूडेंट, दिस वाज ऑल अबाउट द कंजर्वेशन लॉज। आई होप आपको समझ आ गई होगी। तो even then if you are having any confusion, you can write down in the comment box. I will try my best to explain all those. Thank you. Stay home, stay safe.